स्वागत है आपके अपने चैनल विजन क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है पीटी का, वो सारे हम लोग आज एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होगा इतिहास के ऊपर। चलिए समय को ना गंवाते हुए जो भी प्रीवियस ईयर में इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके हम लोग पूर्ण व्याख्या के रूप में हम लोग देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को ना गंवाते हुए। माय डियर, आज का मेरा पहला प्रश्न है। देखेंगे आप लोग, भारत में पशुपालन भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको हम लोग को देखना है। ठीक है माय डियर, अच्छे से ध्यान देंगे। ये जो है प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ये जो है 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जो है मेरे साथ बोलते जाइए, आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा। चलिए इसके कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारत में, ध्यान देंगे माय डियर, भारत में उपमहाद्वीपों में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल है। ये मेहरगढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान जो है मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व में मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के सतंकबीर नगर के जिले के स्थित लहुरा देव है। ठीक है माय डियर, यहाँ से लगभग जो है 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव में के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्या चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं माय डियर? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि जो है साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाले स्थल जो है कोल्डिहारवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको जो है माना जाता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 44th बीपीएससी प्री 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किसको जो है कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ताम्र प्रसान युग को कहा जाता है। अब देखिए कुछ इसका व्याख्यान हम लोग देख लेते हैं। ताम्र प्रसान युग को जो है कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। ठीक है माय डियर, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी आपका तीसरा है उसका कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ध्यान देंगे, हड़प्पा निवासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो है पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर के हाथ से चलित जो है चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरी जो है चित्रित मृद भांडों को बनाने वाली जो मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप जो है ग्रहण ले लेती थी। इन मृद भांडों से ऊपरी हिस्सों में जो है लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगर ऊपरी बोले तो क्या हो जाएगा माय डियर? लाल। क्या हो जाएगा? लाल। और निचली बोले तो ब्लैक हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में जो है पड़ता है? किस युग में पड़ता है? ये जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस में पड़ता है सिंधु सभ्यता?
आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अब देखेंगे कुछ इसका व्याख्या। देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्माण जो है पठनीय लेखन कला से ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव जो है सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, और क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 63 बीपीएससी प्री में 2017 में पूछा हुआ ये आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। एक बार और ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत जो है सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से जो है बनी इमारतें में मोहनजोदड़ो, विशाल, स्नाननगर एवं अनागढ़ प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंट की है जिससे जिप्सम तथा मोटर द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगले हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान देंगे। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 53 से लेकर के 55 तक ये प्री में बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, कौन सा है। तो ये आपका लोथल है। क्या हो जाएगा माय डियर, लोथल। अब देखिए, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो अब बताना है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद नगर जिले के जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है माय डियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, ये हाल ही में पूछा गया है। 8 मई का जो पेपर हुआ था 67th बीपीएससी में, उसमें ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, यह हाल ही में जो है कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ऊपर, अभी हम बोले हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है लोथल कहाँ है। अभी आप देखें 67th में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए एक एक चीज़ को जो है हम लोग को याद करना है। अब पूछा जा सकता है कि अगली बार वाला जो होने वाला है आप लोग को, उसमें पूछा जा सकता है ये किस जिले में, गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है माय डियर, अहमदाबाद जिले के। और नदी भी पूछ सकता है, तो नदी भी हम लोगों को याद करना है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्या चीज प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 60 से लेकर के 62 तक पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बनावली। क्या हो जाएगा, बनावली। अब देखिए, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अब ये जगह इसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेराकोटा जो है, टेराकोटा जो है ये किस राज्य से है। तो हरियाणा से ये जो है इसका लगाव है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले माय डियर, कालीबंगा से मिले। इसका कुछ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस का हम लोग व्याख्या हम देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्नगत जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में जो है खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली के पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति भी मिली है। ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, देखें। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है उत्खनन से संबंधित नहीं थे, उत्खनन से संबंधित नहीं थे।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बी ए स्मिथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसके बाद संबंधित वाला भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रख करके याद करके चलना है। अब देखिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, ठीक है। दयाराम साहनी कब किया था? वर्ष 1921 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के जो है उत्खनन कार्य से संबंधित रहे, और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में, कब? वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व और ध्यान आकर्षित किया। इसे अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैक, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने जो इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, वोगज कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है? अब वो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। पहला देखिए, वज्रकोई एशिया माइनर से जो है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं, और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, और जो साथियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे जो है ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर के ही भारत आए होंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जब वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए, यानी किस जगह से होकर के वैदिक आर्य आए थे, तो ईरान से होकर भारत आए थे, याद रखना है। ये बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन छोटा छोटा ही पूछता है, कोई भारी प्रीलिम्स में नहीं पूछती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा हुआ था? तो परुशनी नदी के तट से लड़ा गया था। किस नदी से? परुशनी नदी के तट से लड़ा गया था। अब देखिए, दसराग्य युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध, ये परुशनी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, के तट से लड़ा गया। इसमें भारतों के राजा सुदास ने जो है 10 राजाओं में एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। इसके जो है पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए माय डियर, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, ध्यान देंगे। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये जो है 9वां मंडल ऋग्वेद में जो है वो सोम को समर्पित है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में याद रखेंगे कुल 10 मंडल है माय डियर। कितने हैं? तो कुल 10 मंडल है, ठीक है, याद रखना है, कुल 10 मंडल है। और 9 मंडल के सभी जो है 114 मंत्र 114 मंत्र जो है सोम को समर्पित करता है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मजबूत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम और इस पे का जो है नामाकृत देवता। अगला, गायत्री मंत्र किसके पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लिखित है। ये आपको तो पहले से पता होगा, ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, ये सबसे सिंपल सी क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये भी अगली बार क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि इसके रचनाकार कौन है गायत्री मंत्र के, तो याद रखना है विश्वामित्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? तो इसका प्रतिपादन जो है वैश्विक ने दिया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो है निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन से प्रवर्तक थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बहुत बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है,
आपको 42 में, 47 में, 53 में, 55 में, ये तो आप लोगों को डबल स्टार लगा करके अगर नोट डाउन करना चाहें तो लिख लें। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब देखिए कुंडग्राम है कहाँ, ये देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय के संग प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है और इसकी आधार पर अन्य कई प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि जो है अपने पुस्तक में अंकित कर लिए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की जन्म तिथि जो है 599 ईसा पूर्व क्यों ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी, ध्यान देंगे, क्योंकि महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन प्रकरणों में अब देखिएगा महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर जैन, ध्यान देंगे, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वजिज संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये तो आप लोग को हर हाल में याद होगा, जमाली। कौन था माय डियर? जमाली। अब देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई और उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य भी बना। और जमाली के ने जो है बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक जो है संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है, जिसके प्रकार के इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। ये आर्यवृक और सुमर्धन मांडलिक पुत्र, मौर्य पुत्र अंकमित और अंचल मैत्रेय तथा प्रभास हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं समय को न गंवाते हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालीन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व के प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूतीय विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये जो ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय के जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जो है जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। चलिए अब हम लोग समय को न गवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ध्यान देंगे माय डियर, अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ से दिया था? सारनाथ। अब देखिए इसकी कुछ व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। 100 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, क्वेश्चन एक और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन गया कि महात्मा गौतम बुद्ध कब कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने जो है अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुबेला से जो है वे सबसे पहले अपने ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ आए और यहाँ उन्होंने जो है 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश दुख सुख के कारणों और दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था और इसे जो है 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ से हुआ? तो ये कुशीनगर से हुआ। ये भी आपके लिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण कहाँ से हुआ महात्मा बुद्ध का?
तो ये आपका कुशीनगर से हुआ। चलिए इसके कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कोसल राज्य गए और सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश जो है प्रसेनजीत ने भी उन अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और इस प्रसार करते हुए जो है वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और यहाँ वे जो है चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध के जो है शुकर मदवद दव खाने को दिया और जिसे उन्हें जो है रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के साथ ही वे जो है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी पहुंचे और यहीं जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों ने इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये त्रिपिटक जो है, ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा डी, ये भी बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। देखिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षिकाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। एक पहला जो है विनय पिटक, संघ संबंधित नियमों का आचार की शिक्षा है और दूसरा है सुत्त पिटक और महात्मा बुद्ध के वचन तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में किससे संबंधित है? ठीक है माय डियर, इसको हम लोग देखते हैं राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा माय डियर, ध्यान देंगे, ईसाई धर्म। क्या होता है इसका राइट आंसर? ईसाई धर्म। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए जो है 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से 3 साधन बताए गए हैं इसको भी देखिए। सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में जो है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को समान नहीं है? तो ये आत्मदान। क्या है माय डियर? आत्मदान। देखिए गौतम बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे और इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर का त्याग आवश्यक बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब देखिए महाबोधि मंदिर जो है स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसोंग के अनुसार जो है, अब देखिए ये हेनसोंग जो है पहला चीनी यात्री इसको माना जाता था। चलिए उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद जो है इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कंघम ने जो है लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह जो है संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार जो है पुष्यमित्र शुंग और 1 बार जो है पूर्व वर्मा तथा अंत में कांगीगम द्वारा लगवाया गया था और अतः यह 6ठी पीढ़ी का एक वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी इस 5वीं पीढ़ी का जो है बताया गया है। तथ्य में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने जो है आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये जो है आजीविकों ने किया था। अब इसके कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देंगे। मौर्य युग में जो है पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला की पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा जो है उसके पौत्र दशरथ के समय में जो है बराबर तथा नागार्जुनी के पहाड़ियों को काट करके आजीविकाओं के लिए बनाए गए थे और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में जो है सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ठीक है, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में जो है मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है, स्वतंत्र संप्रदाय यानी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनका मत जो है नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है। ये उदयन जो है, उदयन याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है, मेरे साथ बोलते रहिए, हर हाल में याद हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अब देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके की थी। इसने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, और यह नगर जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो अभी हमने बताया आपको, उदयन के द्वारा। अब देखिए, हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदय भद्र के शासनकाल ही सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम के पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने गृह से ही इसकी न्यू और नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? अभी तो हमने बताया उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने। अब देखिए, मगध के नरेश उदयन के शासन काल में सर्वप्रमुख घटना गंगा नदी और सोन नदियों के संगम को पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना हुई थी, और उसने राजगृह में इसकी स्थापना की, अपनी राजधानी स्थानांतरित भी किया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवी ने जो है विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। वैशाली बौद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, और लिच्छवी जो है वजी संघ के स्वर प्रमुख थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगृह थी। कौन सी थी माय डियर? राजगृह थी। अब इसके कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पे जो है शासन करने वाले पहला राजवंश बृहदस्त्र वंश था। इस वंश के पहले जो है राजा बृहदस्त्र का पुत्र जरासंध था, और जिसने राजगिरी गिरिव्रज की राजधानी को राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश के संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 यानी 492 ईसा पूर्व में हुई, और इसके पश्चात अजातशत्रु का मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश के नाम हर्यक वंश के हम लोग नाम से जानते हैं। देखिए, मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या पर राजगद्दी पर बैठा था, और इसकी हत्या भी उनके पुत्र उदयन कौशंबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न भी कर दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं माय डियर, ध्यान देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट्स के से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने ली? इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स ने। किसने ली थी? विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार पूछा गया है। ठीक है, विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंडोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से ली, और एरियन तथा आपका फ्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने जो है सैंडोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट उल्लेख दिया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रीसेम्प ने जो है इसको पढ़ा था। ये बार बार देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। चलिए, इसके हम लोग कुछ तथ्य को और व्याख्या को देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों में ब्राह्मी लिपि का जो है उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानेपीय की पहचान सिंहल के राजा
ज्योतिष से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों के दीपवंश तथा महावंश की यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख के अशोक का नाम भी पड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, मतलब पुस्तक का नाम क्या था, इसको ध्यान देना, क्या है था नहीं। इंडिका, इसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेश लेखक निरेकस, अनेस्रिकियस और अरिस्टो और बुलस तथा ने जो है मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं में देते हैं। विदेशी लेखकों में जो है मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका का लेखक कौन थे, अभी हमने आपको बताया मेगास्थनीज, ये राइट आंसर होगा। ये बार बार बीपीएससी क्वेश्चन जो है घुमाते रहता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाता है। चलिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य जो है बिक्री पर कर वसूल करना, विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। अतः विकल्प जो है आपका बी सही है, मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था मेगास्थनीज, इसको हम लोग देखेंगे। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का जो है दूत था, किसका था, सेल्यूकस का दूत था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन, एक मिनट ध्यान देंगे, 39 40 के नंबर यहाँ पे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहस्पति था। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, जो बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किस अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की गई है, ये जूनागढ़ में, जूनागढ़, ठीक है। अब इसके कुछ तथ्य को देख लीजिए। गुजरात के जूनागढ़ द्वारा जो है 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला का उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रयागपनों की एक प्रति तथा स्कंद गुप्त में जो है 2 लेख खुदे हुए हैं। यह प्रसिद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक जो है प्राप्त संस्कृत के अभिलेखों के सर्वाधिक प्राचीन है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।